नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल और हमारे क्लास ऑफ पॉलिटिक्स के सीज़न 2 और पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करते हैं कि आज हम किस शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं। हम नगरपालिका रामनगर में अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे बीजेपी से अच्छी पकड़ रखने वाले युवाओं में गणेश रावत जी से बात करेंगे। उससे पहले बातचीत करें, आपको एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन हमने उनका तैयार किया है, उनके कामों को लेकर के और जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है ग्रास रूट लेवल पे, एक छोटी-सी डॉक्यूमेंट्री हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर बातचीत करेंगे आगे गणेश रावत जी से। सबहू से दोस्ती नहीं किसी से बैर, कुछ ऐसी छवि वाले गणेश रावत रामनगर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में एक सशक्त और लोकप्रिय नाम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग प्रकोष्ठ के जिला संयोजक गणेश रावत ने अपने सहज और सुलभ स्वभाव से जनता के बीच गहरी पैठ बनाई है। उनकी यात्रा छात्र राजनीति से शुरू हुई, जहां उन्होंने रामनगर महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष और सचिव के रूप में नेतृत्व किया। उत्तराखंड आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका ने उन्हें एक प्रतिबद्ध और जुझारू नेता के रूप में स्थापित किया है। पत्रकारिता में गोल्ड मेडलिस्ट गणेश रावत उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शुरुआती पत्रकारों में से एक रहे हैं। रामनगर पत्रकार यूनियन प्रेस क्लब के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 5 साल तक सेवाएं दी और 2009 में उमेश जोभाल पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित हुए। गणेश रावत का योगदान केवल संघर्ष तक सीमित नहीं है, वे सपने देखते हैं और उन्हें साकार भी करते हैं। रामनगर में एआरटीओ कार्यालय की स्थापना हो, महाविद्यालय में एमएससी कक्षाओं की शुरुआत हो या कोसी नदी के जल सत्याग्रह से बाढ़ सुरक्षा के लिए तटबंध निर्माण, उनके प्रयासों का सकारात्मक असर हर जगह दिखता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी साफ छवि है। दशकों तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने के बावजूद उन पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा। उनके पास देश विदेश का अनुभव और प्रशासनिक समझ है, जिसे वे लगातार जनहित में इस्तेमाल करते रहे हैं। गणेश रावत का संघर्ष, दूरदर्शिता और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें रामनगर की राजनीति में एक अलग पहचान दिलाती है। आज हमारे साथ हैं गणेश रावत, जिनकी सोच, अनुभव और क्षेत्र के विकास के लिए उनकी योजनाओं पर चर्चा का ये खास अवसर है। आइए उन्हें और करीब से जानते हुए पूछते हैं कि अपनी नगरपालिका अध्यक्ष पद की दावेदारी को वे किस रूप में देखते हैं। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। रामनगर अंग्रेजों के दौर से एक नोटिफाइड शहर है और बहुत ही पुरानी और प्रतिष्ठित नगरपालिका रही है। राजनीतिक रूप से ये जगह अब उपेक्षित हो रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो शहर हैं, वो नगर निगम बनकर विकास तो कर रहे हैं, लेकिन रामनगर के विकास की रफ्तार धीमी हो गई है। इसकी मुख्य वजह रामनगर में नेतृत्व की कमी, राजनीतिक नेतृत्व की कमी रही। हमारा जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? विजनरी होना चाहिए, जिसके पास एक विजन हो, जिसके पास योजनाएं हो, जिसके पास नए-नए प्रयोग करने की क्षमता हो, देश दुनिया घूम कर आए और वहां से अच्छी चीजें हमारे शहर में लागू कर। और आप ये बात भी ध्यान रखिए कि तिवारी जी यहां से मुख्यमंत्री रहे, यहां विधायक थे रामनगर के, और उस दौर में कांग्रेस के लोग बहुत कुछ उनसे बड़ा करवा सकते थे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ रामनगर में लाल बत्तियां आई, 6 लाल बत्तियां आई उस दौर में, लेकिन काम के नाम पे, विकास के नाम पे बहुत पिछड़ा रामनगर और आसपास के एरिया बहुत आगे बढ़े। इन्हीं सारे मुद्दों पर, मसलों पर बातचीत करेंगे गणेश रावत जी के साथ। स्वागत है गणेश जी आपका। नमस्कार। नमस्कार पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी, शुरुआत हम करेंगे कि आपका रामनगर को लेकर के विजन क्या है? आप कैसा रामनगर बनाना चाहते हैं? फिर उसके बाद दावेदारी और बाकी तमाम सारी चीजों को लेकर के बातचीत करते हैं। देखिए पीयूष जी, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि जो जनप्रतिनिधित्व है वो विजनरी होना चाहिए, तो मेरा भी एक विजन है, मेरा भी एक सपना है। अपने शहर को, जिस शहर की मिट्टी से मैं पला बड़ा हूँ, जिस मिट्टी में रह के मेरा परवरिश हुई है,
तो मैं चाहता हूँ कि उस शहर में जो वर्षों से समस्याएं लंबित चली आ रही हैं, या मुझे डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ तो आने वाले, मैं अपने ही दौर की बात नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि 25 से लेके 50 साल तक की प्लानिंग हमको सोचनी पड़ेगी, आने वाली पीढ़ियों का भी, जिससे भविष्य सुधर सके। और ये शहर जिसमें एक बेहतर टाउन प्लानिंग हो। आप देखिएगा शहर कितना खूबसूरत है प्राकृतिक दृष्टि से, लेकिन हम देखते हैं कि जो नगर नियोजक हैं उनके पास वो दृष्टि आज की तारीख में नहीं है कि कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार में जिस तरह से इतना खूबसूरत है प्राकृतिक रूप से, उसको उस रूप में प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। यही वजह है कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य होने के बावजूद रामनगर जो है देखते हैं रेलम पेल है, जाम है, फुटपाथ पे जगह नहीं है। या फिर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जिस किस्म का डेवलपमेंट इस शहर का होना चाहिए, जितना सुंदर इस शहर को होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि विशेषज्ञों की राय लेकर और जनता के बीच में बैठकर उनके सपनों का अनुरूप रामनगर कैसा हो। मैं अभी कुछ दिनों बाद एक कैंपेन भी चलाने वाला हूँ कि आपके सपनों का शहर कैसा हो। तो मैं महिलाओं के बीच में जाऊंगा, बुजुर्गों के बीच में जाऊंगा, बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में जाऊंगा और एक पूरी ड्राइव चलाऊंगा कि आप कैसा रामनगर चाहते हैं। आप इस रामनगर में जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो दूर होनी चाहिए, और कौन कौन से ऐसे सपने हैं जो आप देखते हैं कि मेरे सपनों का शहर जिससे रामनगर बन सके। मैं ऐसी ड्राइव चलाने वाला हूँ और मेरे पास एक पूरा ब्लूप्रिंट है इस शहर को लेकर। मेरे पास प्लानिंग्स हैं, मैंने विभिन्न शहरों में जाकर अध्ययन किया है। मैं बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है टाउन प्लानिंग की, उनका विद्यार्थी रहा हूँ। और उसके बाद अगर मुझे पार्टी द्वारा सेवा का अवसर दिया गया और जनता द्वारा विश्वास जताया गया, तो निश्चित तौर पे मैं कल की तारीख में राज्य सरकार के आशीर्वाद से, केंद्र सरकार के आशीर्वाद से और अपने जो पार्टी के नेतृत्व है उसके आशीर्वाद से कुछ ऐसी चीजों को अंजाम दूंगा जिसमें निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि शहर बदला है, और बदला ही नहीं है बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से शहर हमारे पड़ोसी शहरों से पिछड़ रहा है विकास की दौड़ में, उसके पीछे कहीं ना कहीं नगर पालिका के पास प्लानिंग नहीं है। जो धन आ रहा है उसका समुचित प्रबंधन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जब से मोदी जी इस देश की सत्ता संभाले हैं तो स्थानीय निकायों को, स्थानीय सरकारों को बहुत मजबूत किया जा रहा है। बहुत अच्छा पैसा वित्त आयोग के माध्यम से हो चाहे तमाम तरह से हो, वो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उस पैसे का पूरा प्रबंधन समुचित दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए जिससे शहर को हम डेवलप कर सके। और इसकी जो वर्षों से समस्याएं चली आ रही है, जो लंबित है, जो जन सामान्य जिनसे जूझता है, उनको दूर किया जा सके। तो जनता के बीच रहकर और जनता की राय से, जनता के सुझावों पर और विशेषज्ञों की मदद लेकर पूरे कामों को अंजाम दिया जाएगा। आप फर्क महसूस करेंगे जो पिछले 15-20 सालों से नगर पालिका में कुप्रबंधन और भाई भतीजावाद चल रहा है, उसके बरक्स आप देखेंगे कि जनता के सपनों के अनुरूप किस तरह से हम लोग कार्य करेंगे। आपका विजन है, हमें पता है ये बात। और हम जब लोगों के बीच में सर्वे कर रहे थे तो हमने एक चीज नोटिस की कि सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी हमने बातचीत की रामनगर के कुछ लोगों से आपका इंटरव्यू करने से पहले, तो ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि बीजेपी में अभी आप सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं। लेकिन सबको ये डाउट है कि बीजेपी आपको शायद टिकट नहीं देगी। ये मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन जो भी है वो ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड है। अब इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी वजह ये मानी जा रही है कि भाई रामनगर में विधायक बीजेपी से हैं और ठाकुर लॉबी से आते हैं। आप भी गणेश रावत जी ठाकुर लॉबी से आते हैं। तो ऐसे में कोई भी विधायक, कोई भी नेता एक पैरेलल नेता क्यों खड़ा करेगा, वो भी सेम कास्ट से? तो क्या आपको लगता है कि इसका कुछ अफेक्ट पड़ेगा आपकी दावेदारी पर? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, माननीय विधायक जी हमारे नेता हैं और हमने उनके लिए लगातार चुनाव में कार्य भी किया है और विभिन्न मसलों पर उनसे चर्चा, परामर्श और तमाम तरह की बातचीत होती है। शहर की समस्याओं को लेकर भी कई बार उनके से वार्तालाप होता है। तो मुझे लगता नहीं है कि विधायक जी का किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई अनुराग होगा। उनके लिए सभी कार्यकर्ता समान हैं। और जहां तक रही जातिगत आधार की बात, पार्टी ऐसे किसी भी समीकरण पर कार्य नहीं करती है। यहाँ योग्यता का सम्मान होता है। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास। इसमें जाति के, धर्म के, वर्ग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। और
पार्टी में अपनी योग्यता या अपना जो सेवा भाव है या जनता के बीच प्रति जो समर्पण है, उसको देखते हुए मैंने अपनी दावेदारी की, क्योंकि मेरा एक अधिकार है पार्टी से टिकट मांगना। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैंने ही नहीं बल्कि 20-25 लोगों ने टिकट वहां पर मांगा है, दावेदारी की है। अब ये पार्टी नेतृत्व का प्रश्न है कि वो सुयोग्य प्रत्याशी का चयन करे, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लहर चल रही है उसको जो है पूरी तरह से कन्वर्ट कर सके विजयश्री दिलाने में, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस नगर पालिका परिषद रामनगर में जो है अपना परचम लहरा सके। इसके लिए सुयोग्य प्रत्याशी पार्टी नेतृत्व चुनने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, कई स्तरों पर उसमें काम चल रहा है, और मुझे लगता नहीं कि जातिगत आधार इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगा। और ये जो लोग कह रहे हैं वो मुझे लगता है जो विपक्षी हैं हमारे रामनगर में, वो नहीं चाहते, कांग्रेस के लोग हों चाहे दूसरी किस्म के लोग हों, वो नहीं चाहते कि भाई गणेश रावत चुनाव में उतर जाए, क्योंकि उनको शायद कुछ डिफिकल्टी हो रही होगी हमारी दावेदारी करने से। तो वो इस तरह की हवा समाज में फैला रहे हैं कि विधायक जी जो है ठाकुर है, वो ठाकुर को नहीं बनने देंगे। ऐसा विधायक जी हमारे बड़े सहृदय व्यक्ति हैं, उनका ऐसा कुछ भी मुझे लगता नहीं है, और मैंने तो ज्यादातर उनसे बातें भी आप ही की आशीर्वाद पार्टी दिया। के लोगों से आई हमारे पास इस तरीके की, अब और ये मुझे इसके पीछे जानकारी लॉजिक नहीं भी है। मैं आपको देता हूं, लेकिन वो उनकी बात कहना और उनका लॉजिक भी बिल्कुल मुझे सटीक लगा कि भाई विधायक जी अपने पुत्र को सेट करेंगे। देखिए, सबका साथ सबका विकास मानते हैं, लेकिन अपने पुत्र का विकास भी जरूरी है। राजनेता हमेशा अपने बेटों को एस्टैब्लिश जरूर करते हैं, तो अपने पुत्र को एस्टैब्लिश करने की चाह में, क्योंकि वो भी एक ठाकुर नेता हैं और युवा हैं, अगर आप गणेश रावत नगर पालिका चेयरमैन बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, तो कल को उनके बेटे के लिए खतरा नहीं हो जाएंगे? देखिए, मेरा और उनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। मैं शहरी क्षेत्र में रहता हूँ, वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और अगर उनकी कोई दावेदारी होगी, जैसी आप बात कह रहे हैं, तो वो ब्लॉक प्रमुख की होगी, जिला पंचायत अध्यक्ष की होगी, या अन्य रूपों में होगी। तो मुझे तो कोई ऐसा है नहीं, मैं तो अपने हिसाब, मैंने परसों एक टैगलाइन भी डाली थी अपने उसमें, ना मेरे किसी से, ना मेरा किसी से बैर, ना किसी से मेरी कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रहता हूँ, पार्टी के प्रति निष्ठा के साथ कार्य कर रहा हूँ। अब ये पार्टी नेतृत्व को मूल्यांकन करना है कि मेरी सेवाओं का वो किस रूप में मुझे जिम्मेदारी देती है और किस रूप में कार्य करती है। और जहां तक ये है, ये सारी बातें विपक्ष की ओर से आती हैं, और उसमें किसी तरह की, ताकि पार्टी के लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति बनी रहे और लोग आपस में लोग कन्फ्रंटेशन में पड़े रहें, तो मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता कि विधायक जी हमारे बड़े सहृदय व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि उनका पूरा आशीर्वाद मुझे मिलता है। वो बाकायदा विधायक जी कई बार किसी कार्यक्रम, मतलब शहर में कहीं नहीं होते हैं, तो विधायक प्रतिनिधि के तौर पर मुझे बड़े-बड़े कार्यक्रमों में भेजते हैं कि आप मेरा प्रतिनिधित्व के रूप में मेरी 2 बातें कह के आइए लोगों के बीच में, जहाँ पे कोई भी कार्यक्रम होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा कॉम्पिटिशन या कोई ऐसी भावना, ये एक तरह का विपक्ष द्वारा उड़ाया गया एक तरह का भ्रम है, जो कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करने के प्रयास से किया जाता है। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, और पार्टी नेतृत्व के पैरामीटर्स अलग होते हैं। पार्टी कई स्तरों पर मंथन करती है। पार्टी का ये नहीं है कि भई किसी एक व्यक्ति विशेष के आधार पर टिकट मिले। पार्टी अपने सर्वे भी कराती है, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में भी रायशुमारी करती है। पार्टी अपने स्तर से जो है विभिन्न स्तरों पर जो है सूचनाएँ जुटाती है। उसके बाद पार्टी नेतृत्व ये फैसला करता है कि उसके टिकट पर कौन सुयोग्य प्रत्याशी जो है चुनाव में मैदान में उतरेगा, प्रतिनिधित्व करेगा पार्टी का। उसके बाद सभी कार्यकर्ता, चाहे कितने भी दावेदार हों, वो सभी मनोयोग से चुनाव लड़ाते हैं, और इस बार बहुत अच्छा माहौल है। लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, और लोगों की इस जो ख्वाहिश है, लोगों का जो कि ये जो सोच है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए कार्यकर्ता भी प्रतिबद्ध हैं, और किसी अच्छे कैंडिडेट की प्रतीक्षा की जा रही है। सुयोग्य प्रत्याशी जैसे ही मैदान में हंस उतरेगा, रहे हैं, पार्टी सवाल को घोषणा करेगी। घुमाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने मेरे पूरे सवाल को घुमा दिया, दूसरी दिशा की ओर ले गए। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि कॉम्पिटिटर तो आप तैयार कर रहे हैं ना? ठीक है, आप नगर पालिका चेयरमैन है, लेकिन विधानसभा तो वही है। भाई आज वो चलिए अपनी दावेदारी ब्लॉक प्रमुख के लिए करें या जिला प्रमुख के लिए करें, ग्रामीण क्षेत्र से आने के बावजूद, कल को तो विधायक पद की दावेदारी करेंगे। अब आप अगर नगर पालिका चेयरमैन बन जाते, तो फिर आप भी विधायक की दावेदारी के लिए आगे एक तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे में ये सिचुएशन तो बहुत खतरनाक हो जाती है उनके लिए। देखिए, ये बार-बार, ये पिछली बार भी हुआ था ऐसा, और विपक्षी लोगों के द्वारा ये बहुत तेज कर दी जाती हैं हवाएं कि भाई इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, और कुल मिला के ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि पार्टी भी सोचने को मजबूर हो जाए।
तो पूरा इस समय कांग्रेस का पूरा तंत्र इस बात पे लगा हुआ है कि गणेश रावत का टिकट तो इस वजह से नहीं होगा, उस वजह से नहीं होगा, बीजेपी इनको टिकट देगी नहीं। कांग्रेस के लोग इस तरह से प्रचार करते घूम रहे हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के सीधे संपर्क में हो। तो पीयूष जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई समीकरण नहीं। पार्टी का जब डिसीजन आएगा तो मुझे लगता है अच्छा डिसीजन आएगा, और ये कार्यकर्ता होने के नाते हमारा अधिकार है, हम टिकट मांग रहे हैं। किसी के साथ हमारा कोई राग द्वेष नहीं है, किसी से कोई बैरभाव नहीं है। हम जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और आने वाले समय में प्रतिबद्ध रहेंगे। और जहां तक रही विभिन्न किस्म के चुनाव लड़ने की बात, ये तो पार्टी कर रहे नेतृत्व हैं का कि फैसला विधायक है। जी आपके साथ रहेंगे इस चुनाव में? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि विधायक जी हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाएगा और विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को माननीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में प्राप्त होगी और इतिहास रचा जाएगा। रामनगर में जब से ओपन इलेक्शन हुआ है, कभी भी बीजेपी नहीं जीती है। इस बार माननीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और अपना चेयरमैन बनाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल से अब आगे बढ़ते हैं। सीमा विस्तार हुआ है रामनगर नगर पालिका का कुछ वक़्त पहले। तो ये सीमा विस्तार क्या अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए किया गया? क्योंकि रामनगर बीजेपी को लगता है कि अगर जो मौजूदा स्थिति थी उसके हिसाब से तो फिर जीतना मुश्किल हो जाता। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है पीयूष जी, और इस बार भी चाहे सीमा विस्तार नहीं भी होता तो भी जो है पिछले 15 वर्षों का जो कुशासन रहा है, जो कुप्रबंधन रहा है नगर पालिका में, और जिस तरह का भाई भतीजावाद और बंटरबांट हुई है, उसको देखते हुए जनता मन बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताना है और नया नेतृत्व इस पालिका के अंदर लाना है, युवा नेतृत्व। अब रही बात सीमा विस्तार की, जितने भी इलाके इसमें जोड़े गए हैं वहां आप जाकर देखेंगे पूरा शहरीकरण उस क्षेत्र का हो चुका है। वहां पर कॉलोनियों का विकास हो रहा है, वहां पर बड़े-बड़े संस्थान खुल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, स्टेडियम हो, आईटीआई हो, या तमाम तरह की नागरिक सुविधाओं का विकास हो रहा है। तो ये जो नागरिक जब शहर की आबादी बढ़ रही है तो निश्चित तौर पे वहाँ नगरी, जब वो नगर बन रहा है ग्राम से, तो वहाँ नगर टाइप की सुविधाएं चाहिए होंगी, नगरीय विकास की वहां पे दरकार होती है। तो इसलिए उनको जोड़ा गया है और वो सभी गाँवों में जो जनता है वो प्रफुल्लित है कि हम शहर में जुड़े हैं। अभी देखिए कुछ दिनों कल वहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगी थी, कुछ वहाँ सड़कें बन रही हैं पालिका के उससे, तो लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है। और शुरू में जो एक दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष के लोगों के द्वारा कि ये जो है गलत जोड़ा है, विरोध करवा रहे थे, आज जनता वहाँ पे इस बात को, सरकार को थैंकफुल हो रही है, धन्यवाद दे रही है कि सरकार ने उन्हें शहरी क्षेत्र में शामिल किया। और बहुत भारी भरकम बजट है, मैं जैसा आपको बताया 20 से लेके 25 करोड़ रुपए के बीच में सालाना खर्च होता है। नगर पालिका जो यहाँ पर चल रही थी वो इस तरह से बजट को ठिकाने लगा रही थी कि कोई बनी बनाई सड़क है उसको तोड़ दो और फिर से नई सड़क बना दो। और उन ग्रामीण अंचल में जो लोग हैं जिनको रास्ते चाहिए, जिनको नालियां चाहिए, जिन्हें सफाई व्यवस्था चाहिए, जिन्हें पथ प्रकाश व्यवस्था चाहिए, उन सब लोगों के बीच में उत्साह है क्योंकि वो विकास का पैसा पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा और जनता उससे लाभान्वित होगी। तो ये वोट की राजनीति कतई नहीं है। और आने वाले समय में मुझे लगता है ये एक्सरसाइज और परवान चढ़ेगी और शहरीकरण जिस तरह से रामनगर का बढ़ रहा है आसपास के ग्रामीण अंचल का, तो आने वाले समय में नगर निगम का रूप भी लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और भी अच्छे डेवलपमेंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक निजी सवाल है थोड़ा। आप क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि रखते हैं, आपके कोई ऐसे बयान नहीं है जो भड़काऊ हों। क्या, और हम पैरेलल देखते हैं आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं रामनगर में, वो सब लगातार जब से चुनाव डिक्लेयर हुए हैं कि होने हैं, तो तब से वो लगे हुए लगातार मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने भड़काऊ भाषणों से लोगों। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपको ये नहीं लगता कि आपकी ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि, जो जहां भड़काऊ भाषण नहीं होते हैं, ये आपके टिकट के आड़े आएगा? देखिए पीयूष जी, पार्टी द्वारा ऐसा कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है कि आप किस तरह का भाषण देंगे, भड़काऊ देंगे कि कैसा देंगे। पार्टी समग्र मूल्यांकन करती है क्योंकि बहुत बड़ा पद होता है नगर पालिका चेयरमैन का, प्रथम व्यक्ति होता है शहर का वो, और उसके कंधों में एक बागडोर सौंपी जाती है। और पार्टी का भी एक अपनी गरिमा है, पूरे देश के अंदर पार्टी है जिससे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी जुड़े हुए हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी भी जुड़े हुए हैं और अनेकानेक महान विभूतियां जुड़ी हुई हैं। पार्टी भी ये सोच समझकर समग्र रूप से मूल्यांकन करती है कि कौन व्यक्ति हमारा किस पद पर बैठने के उपयुक्त है, कौन कल को डिसीजन मेकिंग होगा, कौन जो है पद पर बैठने के बाद प्रशासनिक क्षमताएं रखता होगा, कौन व्यक्ति जो है
शहर के समुचित विकास के लिए तालमेल बनाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, राज्य सरकार के साथ और विभिन्न किस्म की संस्थाओं के साथ वो किस तरह से इस शहर को आगे लेकर जाएगा, ये पार्टी सोचती है। और मुझे लगता है कि मेरी दावेदारी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरी किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, किसी से कोई होड़ नहीं है। मैं अपनी योग्यता पर, अपने जो मेरी मेरिट्स हैं उनके आधार पर जनता के बीच में जाता हूँ और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से। लोगों के बीच में मैं खुद नहीं भी जा रहा हूँ, कई लोग फ़ोन कर देते हैं कि भैया आप इस बार आप टिकट लेके आइए, हम आपके साथ होंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है पार्टी का कि कैसे आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। पार्टी समग्र मूल्यांकन करती है, आपका चारित्रिक मूल्यांकन होता है, आपका व्यक्तिगत मूल्यांकन होता है, आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाती है। सभी चीज़ों के आधार पर पार्टी टिकट देती है, किसी एक फैक्टर के आधार पे कोई भी टिकट नहीं मिलता है। मेरा तो ये मानना है। रामनगर में बेटर है। हमने पिछले चुनाव में भी देखा कि जो वोटर है कांग्रेस का, वो इंटैक्ट रहता है, वो कहीं नहीं जाता। चाहे कोई निर्दलीय हो, चाहे कोई और हो, वो जो कांग्रेस का वोटर है वो कांग्रेस के साथ ही जाता है। ठीक है, धर्म विशेष की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम वोट बैंक जिसको कहा जाता है, और वो बीजेपी के साथ नहीं आता। तो ऐसे में जो हिंदू वोटर है वो तो बटा हुआ रहता है, वो कुछ बीजेपी के पास जाता है, कुछ कांग्रेस के पास जाता है, कुछ निर्दलीयों के साथ जाएगा। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस बार बीजेपी की कि इसको कैसे टैकल करेंगे? क्या आप भी वही, अगर टिकट मिलता है तो वही भड़काऊ भाषणों के जरिए अभी तेवर बदले हुए दिखाई देंगे क्या हमको चुनाव में? देखिए पीयूष जी, इस कांग्रेस मनोवैज्ञानिक रूप से इस लड़ाई को हार चुकी है और जहां तक उसके वोट बैंक की बात कर रहे हैं आप, तो इस समय कांग्रेस खेमे में खलबली है। जिस तरह से जनता उत्साह दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट बदलने को तैयार है, जिसने 5 साल जिसके लिए उन्होंने वोट मांगे और 5 साल जिसने इस नगर पालिका प्रशासन को चलाया, जिन मोहम्मद अकरम ने, उनका टिकट काटने की तैयारी की जा रही है। नए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सुनिश्चित विजय है उसमें स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, अड़चने लगाई जाएं। तो उनमें खलबली मची हुई है। कैंडिडेट्स ढूंढे जा रहे हैं, समर्पित जो उनके कार्यकर्ता थे उनको छोड़कर कोई ऐसे चेहरे तलाशे जा रहे हैं जो चुनाव में कहीं परफॉर्म कर पाए, कहीं कोई वोटों का डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता के सामने ये सारी चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं। लोग सब जानते हैं कि क्या खेल कांग्रेस करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के प्रति कोई खास उत्साह नहीं है। आप देखेंगे एक सीमित वर्ग का तुष्टीकरण करने की राजनीति के आधार पर कांग्रेस अगर चलेगी तो चलती रही है। इस वजह से कांग्रेस का जो हाल हुआ है वो आने वाले समय में नगर पालिका में भी होगा और लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह से चुनाव जिताएंगे। और आप जहां तक मेरी बात करते हैं कि अगर जो है, आप देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है, रामनगर के मुस्लिम वर्ग भी इस बात को जानता है कि मोदी जी की सरकार, धामी जी की सरकार जिन योजनाओं को ला रही है जन कल्याण की, उसमें उनको भी बराबर की भागीदारी करने का अवसर मिल रहा है। चाहे वो स्कूल के बच्चों को वजीफा मिल रहा हो, चाहे आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा हो इलाज के लिए, चाहे वो किसी भी सरकारी योजना की बात मैं करूं, वो सभी तरह के लाभ मिल रहे हैं। मेरी पोस्ट पे आप फेसबुक में जाएंगे तो कई मुस्लिम भाई भी लिखते हैं, उसमें गणेश रावत जी का मतलब मेरा समर्थन करते हुए मुझे कई बार देखता हूँ कमेंट्स में। तो वो इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में, वो तुष्टीकरण की राजनीति का हम विरोध करते हैं जो कांग्रेस करते आई है, जो धार्मिक विभाजन के आधार पर ये सोचते हैं कि हम अपनी सीट निकाल देंगे। भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो देश विरोधी चीजें होती हैं या जो कहीं ना कहीं समाज में जो चीजें विघटनकारी होती हैं, जो गलत प्रवृत्तियां हैं, उनके खिलाफ हम सब लोग होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबका साथ सबका विकास की जो मोदी जी की नीति है उस पर कहीं ना कहीं मुहर लगेगी और सभी वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और एक तरफा विजय, और मैं तो कहूंगा कि रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री इस बार भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है इन चुनावों में। सवाल आपने फिर से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। आप माहिर वक्ता है, ये बात तो मैं मानता हूं। आपने जो मैंने आपसे बात कही कि क्या भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, सही को सही और गलत को गलत कहना गणेश रावत की पुरानी फितरत भी रही है और आदत भी रही है। जहां जो जिस मौके पर आवश्यक होगा वो मैं बोलूंगा, सीना ठोक के बोलूंगा। आपने देखा होगा छात्र जीवन में भी मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स के खिलाफ चुनाव लड़ा है जिन पर 19-20 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे
और मैं कोई भी बात कहने से कभी भी डरता नहीं हूँ। लोगों को साथ में चल के जनता के प्रति प्रतिबद्धता और पार्टी संगठन के प्रति निष्ठा मेरी विशेषता रही है। जहाँ आवश्यकता होगी ठोक के बोलेंगे, गलत के खिलाफ तन के खड़े रहेंगे। उसमें भड़काऊ कहो या उबाऊ कहो या किसी और तरह का शब्द आप बोलो, जहाँ जरूरत होगी उस रूप में चीजों को रखा जाएगा और रखते भी आएंगे। आप निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं नगर पालिका और अच्छा खासा आपको समर्थन मिला है। क्या टिकट नहीं मिलने पर बगावत करेंगे? पीयूष जी, बिल्कुल नहीं। ये बात हम पार्टी नेतृत्व में भी कह चुके हैं, सार्वजनिक रूप से कई बार कह चुके हैं इस बात को, क्योंकि जब से मैं पार्टी संगठन से जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूरी निष्ठा और मनोयोग के साथ काम किया है और अ, विकास की कई योजनाओं को, चाहे देखिए हम किसी पार्टी में नहीं थे, तो हमने देखा जल सत्याग्रह के हमारे वहाँ क्षेत्र में बाढ़ का खतरा रहता था कोसी की, और कई लोगों की जान माल का नुकसान का खतरा रहता था। पार्टी में आए, पहले हम आंदोलन करते थे, अनशन करते थे, जुलूस निकालते थे, लेकिन हमने देखा पार्टी में आने के बाद हमने सत्ता में रहकर, अभी आप देख रहे होंगे कि आजकल अगर आप खुद जाकर देखेंगे वहां पे आजकल भी काम चल रहा है। 8.5 करोड़ रुपया बाढ़ सुरक्षा के लिए हम सरकार के माध्यम से, जिसमें हमें माननीय विधायक जी हों, चाहे माननीय हमारे मंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों, सबका आशीर्वाद मिला। तो कहने का अर्थ है कि चाहे वो अन्य तरह की कोई भी योजनाएं हो, हम विकास को मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए मोदी जी की जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली नीति है उसके साथ जुड़ते हुए, और जिस तरह से वैश्विक स्तर पर भारत अपनी पहचान कायम कर रहा है, उस पूरी धारा के साथ जुड़ने के बाद मैं समझता हूँ कोई व्यक्ति मूर्ख ही होगा जो अलग हटकर अपना रास्ता देखेगा। मैं पार्टी संगठन के साथ हूँ, पहले भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी संगठन सुयोग्य पात्र का चयन करते हुए, सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए ऐसा प्रत्याशी देगी, जो प्रत्याशी जो है सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोकर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। चलिए, आपके इस कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम मानते हैं कि आपने बहुत सारी बातें हमारे मंच पे रखी है और भी डिटेल में हम आपसे बात करेंगे जब आपका टिकट कंफर्म हो जाए, और उसके बाद फिर एक इंटरव्यू आपके साथ फिर शेड्यूल करेंगे जिसमें सिर्फ हम ये बात करेंगे कि रामनगर के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से आप युवाओं के लिए काम करेंगे, किस तरीके से आप महिलाओं के बारे में सोचेंगे, किस तरीके से आप खेल प्रेमियों के बारे में सोचेंगे, किस तरीके से आप थिएटर के बारे में, रंगमंच के बारे में सोचेंगे रामनगर में। तो तमाम सारे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हम आपके साथ अगली मुलाकात में जिन पर बातचीत करना चाहेंगे। तब तक के लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी पार्टी आपके फेवर में जो भी फैसला ले, और रामनगर को जो एक विजनरी नेता चाहिए, वो विजनरी नेता की खोज में हम लगातार लगे रहेंगे और सभी से बातचीत करेंगे। अगर आपको हमारे दर्शकों से कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। दर्शकों से मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं अभी कुछ दिनों बाद एक सोशल मीडिया में कैंपेन चलाऊंगा। जैसे जैसे चुनावी अभियान जोर पकड़ेगा, तो हम लोग पार्टी की ओर से कोशिश करेंगे कि लोगों की एक फीडबैक ली जाए कि हमको कैसा शहर चाहिए, कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो नगर पालिका के माध्यम से हम जिनको दूर कर सकते हैं, और आगे का रोड मैप क्या हो, ये पब्लिक से भी हम पूछेंगे और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपने इतना अवसर दिया अपने इस लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों से अनुरोध है कि आप इसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और हम शहर के लिए एक योग्य जनप्रतिनिधि की खोज में अब लगातार जारी रहेंगे जब तक नगर पालिका के ये चुनाव नहीं हो जाते। रामनगर को कैसे बेहतरीन शहर बनाना है, इस पर हमारी हर संभव कोशिश होगी। हर नेता से हम बात करें, और अगर किसी नेता से, किसी दावेदार तक हम नहीं पहुंच पाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमसे संपर्क करें, हमें मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर पब्लिक है, जो फेसबुक पेज पर हमारे मिल सकता है। आप फेसबुक पेज पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, और फिर हम आगे रामनगर को कैसे बेहतरीन शहर बनाया जाए इसके बारे में हम प्लानिंग
कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा और आपके प्यार की और आशीर्वाद की उम्मीद करूंगा कि आप इस शहर की बेहतरी के लिए हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।